विजयनगर एम्पायर 1336 में बना था। जब यह राज्य बनाया गया था तब बहुत ही छोटा था, लेकिन इसकी ग्रोथ होते होते यह दक्षिण के कई राज्यों में फैल गया और एक बड़ा किंगडम बन गया जिस पर कई राजाओं ने राज किया। विजयनगर एम्पायर की हिस्ट्री में 4 वंश के राजाओं ने राज किया: संगम राजवंश, सलुव राजवंश, तुलुव राजवंश और आरविडु राजवंश। सबसे पहले बात करते हैं विजयनगर एम्पायर के पहले संगम राजवंश की, जिसका समय 1336 से लेकर 1485 तक माना जाता है। इस वंश के सबसे पहले राजा थे हरिहर, जिन्हें हरिहर प्रथम भी कहा जाता है। उनके मरने के बाद उनके भाई बुक्का प्रथम ने विजयनगर एम्पायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई। ये दोनों इस एम्पायर के फाउंडर भी थे। राजा हरिहर के समय में अनेगुंडी इनकी राजधानी थी। विजयनगर की नींव रखने के बाद धीरे धीरे इन दोनों भाइयों ने अपने राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। 1346 में इन्होंने होयसल को जीतकर उसे अपने राज्य में मिला लिया। इनके समय में तेलुगु साहित्य को बढ़ावा दिया गया। अफ्रीकी यात्री इब्ने बतूता राजा हरिहर के समय में ही विजयनगर आया था। उसने अपनी किताब में इस नगर की समृद्धि के बारे में लिखा। 1355 में राजा हरिहर की मौत हो गई और उसके बाद 1356 में बुक्का प्रथम जब राजा बने तो कूटनीतिक तौर पर उन्होंने अपने राज्य का विकास किया। जिन कामों को राजा हरिहर प्रथम ने छोड़ दिया था, राजा बुक्का ने उन्हें पूरा किया। कंस्ट्रक्शन के अधूरे कामों को पूरा करवाया। वेदों और साहित्य को उन्होंने फैलाने का काम किया। 4 वेदों को जानने वाले सयाणाचार्य को उन्होंने अपने राज्य में संरक्षण दिया। राजा बनने के बाद उनकी सबसे पहली लड़ाई 1367 में बहानी एम्पायर से हुई, जिसमें राजा बुक्का प्रथम और मोहम्मद शाह प्रथम आमने सामने थे। ये लड़ाई रामचूड़ दोआब में बने मुद्रल किले को हासिल करने के लिए हुई थी, जिसे बुक्का प्रथम ने जीता था। इस बैटल में पहली बार तोपखानों का इस्तेमाल हुआ था। इसके बाद 1374 में उन्होंने चीन में एक अपना राजदूत मंडल भेजा। अपने एम्पायर का विस्तार करते हुए बुक्का प्रथम ने 1377 में मदुरा को भी अपने राज्य में शामिल कर लिया, जिसे आज मदुरै के नाम से आप लोग जानते हैं। मदुरा को जीतने का पूरा क्रेडिट राजा बुक्का प्रथम के बेटे कंपन को दिया जाता है, जिसके बारे में मदुरा विजय नाम की एक किताब में लिखा हुआ है। इस किताब को कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी ने लिखा था। बुक्का प्रथम ने ही सबसे पहले कृष्णा नदी को बहानी सल्तनत और विजयनगर एम्पायर का बॉर्डर घोषित किया था। 1377 में राजा बुक्का प्रथम की मौत हो गई। उसके बाद हरिहर सेकंड या हरिहर द्वितीय राजा बना, जो बुक्का प्रथम का बेटा था। उन्होंने अपने पिता की तरह राज्य के विकास को आगे बढ़ाने का काम किया। हरिहर द्वितीय ने अपने एम्पायर की बॉर्डर को त्रिचिनापल्ली तक पहुंचा दिया। इन्होंने कनारा, मैसूर और कांची जैसे स्टेट को जीत लिया। साथ ही बहानी सल्तनत की तरफ से किए गए हमलों का भी करारा जवाब दिया और बहानी सल्तनत को उन्होंने कई बार हराया। हरिहर द्वितीय ने बहानी सल्तनत के गोवा और बेलगांव को छीन लिया। यहां तक कि हरिहर द्वितीय ने श्रीलंका को भी अपने वश में कर लिया और वहां से टैक्स वसूलने लगा। हरिहर द्वितीय भगवान शिव के विरूपाक्ष रूप के परम भक्त थे। साथ ही अपने राज्य में अन्य धर्मों के प्रति भी वो काफी लिबरल थे। इसके अलावा अपने कार्यकाल में उन्होंने विद्वानों और पुरोहितों को प्रोटेक्शन दिया और इसी वजह से उन्हें राजव्यास या राज वाल्मीकि कहा जाने लगा। 1404 में हरिहर द्वितीय की मौत हो गई, जिसके बाद उनके बेटों में राजगद्दी को लेकर लड़ाइयां होने लगी। सबसे पहले उनका बेटा विरूपाक्ष प्रथम राजा बना, लेकिन राजा बनने के कुछ ही समय बाद उनके भाई बुक्का द्वितीय ने विरूपाक्ष को अपने पद से हटा दिया और खुद राजा बन गया। लेकिन ये भी 1404 और 1406 ईस्वी के बीच सिर्फ 2 साल तक ही राज कर पाया। उसके बाद देवराय प्रथम 1406 में राजा बने और 1422 तक इन्होंने विजय एम्पायर पर राज किया। ये भी हरिहर द्वितीय के बेटे थे। देवराज प्रथम ने अपने राज्य में बहुत से कंस्ट्रक्शन करवाए। उन्होंने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया और नहरें निकलवाईं, जिससे कि जमीनों की सिंचाई के लिए पानी मिल सके।
साथ ही राजधानी विजयनगर के हर इलाके में पानी पहुंच सके। इन्होंने दक्षिण भारत में कला, साहित्य और शिक्षा पर फोकस किया। देवराय प्रथम के राज दरबार में तेलुगु कवि श्रीनाथ भी थे, जिन्होंने हर विलास जैसे ग्रंथ की रचना की थी। लेकिन इसी दौरान बहानी सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह ने विजयनगर पर फिर हमला कर दिया, जिसमें देवराय प्रथम को हार देखनी पड़ी। फ्यूचर में कभी दोबारा से दोनों एम्पायर के बीच कोई लड़ाई ना हो, इसके लिए देवराय प्रथम को अपनी बेटी की शादी बहानी के सुल्तान फिरोज शाह से करवानी पड़ी और दहेज में बांकापुरा को सुल्तान को देना पड़ा। 1420 में जब देवराय प्रथम राजा थे, उसी समय इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी भी विजयनगर की यात्रा पर आया था, जिसने अपने ट्रेवलॉग में विजयनगर एम्पायर के रहन सहन और यहाँ के त्योहारों का भी जिक्र किया। साथ ही उसने लिखा था, राज्य में दास प्रथा, सती प्रथा और बहुविवाह प्रथा भी थी। 1422 में देवराय प्रथम की मौत हो गई, जिसके बाद देवराय प्रथम का बेटा रामचंद्र गद्दी पर बैठा, लेकिन कुछ ही महीने बाद उनकी मौत हो गई। बाद में देवराय प्रथम का दूसरा बेटा वीर विजय गद्दी पर बैठा, लेकिन वो भी ज्यादा समय तक राज नहीं कर पाए। 1422 में वीर विजय का बेटा देवराय द्वितीय राजगद्दी पर बैठा, जिसने 1446 तक विजयनगर एम्पायर पर राज किया। इन्हें संगम वंश का महान सम्राट कहा जाता है। अपने कार्यकाल में इन्होंने सेना का विकास किया, अपनी सेना में मुसलमानों और तीरंदाजों को भर्ती किया, जिसका ये परिणाम हुआ कि देवराय द्वितीय ने बहानी सुल्तान फिरोज शाह को मात दी। साथ ही इन्होंने केरल राज्य को भी जीतकर विजयनगर एम्पायर में शामिल कर लिया। 1443 में जब फारस का राजदूत अब्दुल रज़ाक विजयनगर आया, तो वो यहां की भव्यता देखकर दंग रह गया था। वो कालीकट में रुका था। तब विजयनगर के राजा द्वितीय ने रज़ाक को विजयनगर आने का न्योता दिया। तब वो विजयनगर का वैभव देखकर दंग रह गया। राजमहल पहुंचने पर उसने देखा कि 40 खंभों वाले आलीशान भवन में राजा का दरबार लगता है। दरबार के दोनों तरफ कुछ ब्राह्मण बैठे हैं, उनके मंत्री और सलाहकार भी सभी दरबार में हैं, और राजा देवराय द्वितीय ने मलमली पोशाक के साथ गले में मोतियों की माला पहनी है। राजमहल में ही उसका रुकने का इंतजाम किया गया। इस दौरान अब्दुल रज़ाक करीब 1 साल तक विजयनगर में रहा। उसने देखा कि विजयनगर में हर कोई सोने और चांदी के गहने पहनता है। यहां बहुत सारे मंदिर, महल और बाग बगीचे हैं। देवराय द्वितीय धर्मों को लेकर काफी लिबरल थे। अपने काल में उन्होंने मस्जिदों को बनाने की छूट दी। देवराय द्वितीय के कार्यकाल में संस्कृत और कन्नड़ साहित्य को बढ़ने का मौका मिला। कुमार व्यास ने इसी समय में कन्नड़ भाषा के ग्रंथ भारतम की रचना की थी। देवराय द्वितीय खुद भी संस्कृत के विद्वान कहे जाते थे। उन्होंने संस्कृत भाषा में एक महानाटक सुधा निधि भी लिखा था। साथ ही उन्होंने कई कविताएं भी लिखीं। वेदों के ज्ञानी श्रीनाथ कुछ समय देवराय द्वितीय के दरबार में भी थे, जिन्हें राजा ने कवि सार्वभौम की उपाधि से नवाजा था। लेकिन सन 1446 में संगम राजवंश के इस महान राजा की मौत हो गई और उसके बाद उनका बेटा मल्लिकार्जुन राजा बना। लेकिन मल्लिकार्जुन संगम वंश के दूसरे राजाओं की तरह बिल्कुल नहीं थे। उनके राज्य में विजयनगर एम्पायर का धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया। जहां इनके वंशजों ने हमेशा बहानी सल्तनत का डटकर मुकाबला किया, उसके उलट मल्लिकार्जुन बहानी सल्तनत के हमले को रोक नहीं पाए। साथ ही उड़ीसा के गजपतियों ने भी विजयनगर एम्पायर पर हमला किया। उन्होंने कोंडबिंदु और उदयनगर गिरी के किले पर कब्जा कर लिया। हालांकि सैनिक शक्ति के मामले में मल्लिकार्जुन भले ही कमजोर साबित हुए हों, लेकिन उन्होंने हिंदू संस्कृति को अपने राज्य से खोने नहीं दिया। उन्होंने अपने राज्य में कई मंदिरों को बनवाया। कहा जाता है कि उस दौरान विजयनगर एम्पायर की गली गली में मंदिर हुआ करते थे। लेकिन 1465 में इनकी मौत हो गई और इसके बाद 1465 में विरूपाक्ष द्वितीय राजा बने, जो कि 1485 तक विजयनगर एम्पायर के राजा रहे। लेकिन ये भी अपने एम्पायर को बचाने में नाकामयाब रहे। इनके राज्य में गोवा, कोंकण,
और उत्तरी कर्नाटक के कुछ हिस्से विजयनगर एम्पायर से अलग हो गए और विजयनगर एम्पायर धीरे धीरे टूटने लगा। लेकिन तब चंद्रगिरी के गवर्नर सालुव नरसिंह ने विजयनगर की रक्षा की जिम्मेदारी ले ली। एक पुर्तगाली यात्री नूनेज ने अपने ट्रेवलॉग में लिखा है कि इस दौरान विजयनगर साम्राज्य में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो गया था और चारों तरफ अशांति थी। बाद में वीरूपाक्ष द्वितीय की उनके ही बड़े बेटे ने हत्या कर दी, जिसका फायदा उठाकर गवर्नर सालुव नरसिंह के जनरल नरसा नायक ने राजमहल पर हमला कर दिया और गवर्नर सालुव नरसिंह को राजा बना दिया गया। इस घटना को विजयनगर एम्पायर की हिस्ट्री में पहला बला प्रहार कहा जाता है। यहीं से संगम राजवंश पूरी तरह से खत्म हो गया और विजयनगर पर एक नए राजवंश ने राज करना शुरू किया। कौन सा था वो नया राजवंश और इस दौरान किन राजाओं ने विजयनगर एम्पायर में राज किया?